हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली लर्न। माई सेल्फ महक गुप्ता और मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेके आई हूँ आज हमारी नेक्स्ट वीडियो। हमारी लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स डिस्कशन की थी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में, और उससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के सब शेल्स की डिस्कवरी के बारे में। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो गाइस जल्दी से जाइए उन वीडियोस को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और जिन्होंने अभी हमारी आज की वीडियो को भी लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से गाइस लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। तो आज की टॉपिक में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। सबसे पहले कि कोई भी एलिमेंट जो हम लेते हैं, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका खुद का कोई एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर है। जितना उसका एटॉमिक नंबर आता है दैट इज द सेम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही उस एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरम, बोहर क्वांटम थ्योरी, हमने ये चीज़ की है कि उसके अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर शेल्स उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है कि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो होते हैं हमारे शेल्स होते हैं, और शेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। शेल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बोहर ने हमें क्या बोला था कि जैसे हम देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट शेल है दैट इज n=1, उसको उसने नेम दिया था के शेल, कि हम उसे बोलेंगे कि ये के शेल है। और सेकंड n=2, अगर सेकंड शेल की बात करें तो उसने नेम दिया था एल शेल, और थर्ड शेल की बात करें तो उसने उसको नेम दिया था एम शेल। तो इस तरह से बोहर ने हर एक शेल को नेम दे दिया था, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो इस तरह से उसने ये बताया था कि हर एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने बताया था जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। राइट, तो फर्स्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ऐसे फर्दर 8, थर्ड के अंदर 8 आ सकते हैं, देन उसके बाद 18 आ सकते हैं। तो इस तरह से उसने अपना कॉन्सेप्ट बताया था। तो अभी तक आपने 10th में भी और अभी तक आपने यही चीज़ पढ़ी है कि शेल्स होते हैं और उन शेल्स के अंदर पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बट अगर हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो हर एक शेल के फर्दर सब शेल्स होते हैं। राइट, तो हर एक शेल के फर्दर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं, और उनका नेम क्या होता है, S, P, D एंड F। ठीक है, तो हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे बने। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हर एक शेल के सब शेल्स होते हैं। तो आई विल राइट इट अगेन कि अगर हम शेल्स की बात करें तो हर एक शेल्स का क्या होता है, सब शेल होता है। और सब शेल्स के क्या क्या नेम डिफाइन किए गए हैं, S शेल, P शेल, D शेल एंड F शेल। और यू कैन से कि इनको बोल सकते हैं कि S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि फर्स्ट एटम के कौन कौन से सब शेल्स होते हैं, सेकंड शेल के कौन कौन से सब शेल्स होते हैं, और थर्ड शेल के कौन कौन से सब शेल्स होते हैं। राइट, तो सब शेल्स के बारे में लिखने से पहले हम एक ये चीज़ डिस्कशन करेंगे कि जैसे जो बोहर ने ये रूल दिया था KLMN रूल, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड के अंदर 8 हैं, थर्ड के अंदर 8 है। तो उसने कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया था कि ताकि आपको ये याद रह सके कि अगर बच्चे भूल जाएं कि फर्स्ट के बाद सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो उसको डिफाइन करने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था दैट इज द जनरल फॉर्मूला इज 2n²। जनरल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2n²। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल। आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ और आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अगर हमारा फॉर्मूला जो है दैट इज 2n², अगर आप इसमें n को 1 पुट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2। दैट मीन्स हमारे फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। राइट, सिमिलरली यू कैन से सेकेंड शेल के अंदर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, n = 2
अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट विल कम्स आउट टू बी 2 इंटू 4, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर थर्ड की बात करें, n इक्वल्स टू 3, सिमिलरली यू कैन से n 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सो इट विल कम्स आउट टू बी 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट कि हर एक शेल के फर्दर सब शेल्स होते हैं। क्या होते हैं, एस शेल, पी शेल, डी शेल एंड एफ शेल। अब हम डिस्कस करेंगे कि हर एक शेल के कौन कौन से सब शेल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 की बात करें, n इक्वल्स 1 की बात करें, दैट मीन्स फर्स्ट शेल की बात करें, तो फर्स्ट शेल का ओनली एक ही सब शेल होता है, दैट इज 1s। और n इक्वल्स अगर 2 की बात करें तो इसके दो होते हैं, एक तो होता है 2s और एक होता है 2p। इसके दो शेल सब शेल्स होते हैं। सेकेंड शेल को फर्दर 2 सब शेल्स में क्लासीफाई किया जाता है, एस शेल, एस सब शेल और पी सब शेल। तो क्योंकि ये सेकेंड शेल के होते हैं तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, जिसको हम लिखते हैं 2s एंड 2p। सिमिलरली अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो जो थर्ड शेल है ये फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, एस सब शेल, पी सब शेल एंड डी सब शेल। क्योंकि ये थर्ड शेल को बिलोंग करते हैं तो इसको लिख देते हैं 3s, 3p एंड 3d। सिमिलरली अगर हम फोर्थ की बात करें, n इक्वल्स टू 4, देन इसके फर्दर सब शेल्स होते हैं s, p, d एंड f। इसमें अगर हम क्लासीफाई करें तो बन जाएगा 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल्स जो होते हैं फर्दर सब शेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जब आपने 10th में ये चीज़ पढ़ी है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो हमारे 1s में जा रहे हैं, बट जब सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन p में जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस चीज़ के बारे में कहना है। सेकेंड शेल के अंदर हमने क्या बोला, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। उन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2s में और 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 2p में, राइट। तो इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि s में और p में कितने कितने जाते हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन भी हम कर लेते हैं। s के अंदर टोटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। और इसको किस तरह से लिखते हैं, अगर हमें s वाले का लिखना है तो इसको हम ऐसे 1 ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें p वाले का लिखना है तो p वाले के लिए हम 3 ब्लॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे 3 ऑर्बिटल्स। और अगर हम d वाले का लिखना चाहते हैं तो d वाले के हम 5 ब्लॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। और अगर हम f वाले का लिखना चाहते हैं तो f वाले के हम 7 ब्लॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से आप उसको 7 में क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसके 7 होते हैं। हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए आप ऐसे 1 लगा सकते हो। हर एक एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कहोगे कि p के अंदर भी 2 आ सकते हैं। मान लो कि अगर हमें सेकेंड शेल के अंदर 3rd इलेक्ट्रॉन डालना है तो p के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन दोबारा इसमें डालना है तो हमें सेम ऑर्बिटल में नहीं डालना, नेक्स्ट में डालना है। बिकॉज जो हम 3 यहाँ पे बना रहे हैं, 3 पार्ट्स बना रहे हैं, 3 ऑर्बिटल बना रहे हैं, इनका क्या मतलब होता है कि दीज आर ऑफ इक्वल एनर्जी। ये सारे के सारे किस में है, इक्वल एनर्जी में है। अगर इनकी एनर्जी इक्वल है दैट मीन्स सबसे पहले ये सिंगली फिल्ड होंगे, देन उसके बाद ये क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो जब हम इसमें फिलिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं कि हमने सबसे पहले 1 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, देन हीलियम की लिखनी है, देन बेरिलियम की, कैल्शियम की। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखनी होती है तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में जाते हैं। जब फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है देन सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। मान लो पहले 1 चला गया, 2 चले गए, 3 चले गए। जब वो 8 फिल हो जाएंगे दैट मीन्स हमारा यहाँ पे 2s और 2p दोनों फिल हो जाएगा।
देन उसके बाद थर्ड में जाएंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, थर्ड में पहले 3s की फीलिंग होगी, देन 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, p में मैंने बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, देन 6 इलेक्ट्रॉन p में चले गए और जितने भी बाकी बचे वो 10 में चले गए, ठीक है। तो उसके बाद 3p के बाद 3d में चले गए। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम अपने शेल्स को सब शेल्स में क्लासिफाई करते हैं तो कुछ सब शेल्स की एनर्जी जो है वो मर्ज कर जाती है। अगर कुछ सब शेल्स की एनर्जी आपस में मर्ज कर जाती है, दैट मीन्स उनकी एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वेट आई विल शो यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आपने सेंटर में न्यूक्लियस बनाया, इसका ये नंबर 1 शेल है, ये इसका नंबर 2 शेल है, ये इसका नंबर 3 शेल है और ये इसका नंबर 4 शेल है। आप इसके शेल्स को फर्दर क्लासीफाई करिए सब शेल्स के अंदर। तो अगर हम थर्ड शेल की बात करें, थर्ड शेल को फर्दर 3 में क्लासीफाई कर सकते हैं, 3s 3p एंड 3d। मान लेते हैं ये 3s हो गया, ये 3p हो गया और ये 3d हो गया। इनकी एनर्जी इस तरह से है, s की एनर्जी कम होती है pq से ज़्यादा, dq से ज़्यादा। तो जब 4s के आप एलिमेंट्स क्लासीफाई कर रहे हो तो क्या होता है कि 4s के क्या होंगे, sp d और f, sp d एंड f। तो 4s की एनर्जी जो होती है वो 3d वाले से थोड़ी सी कम होती है। तो क्या हो जाता है कि 4s का एनर्जी लेवल जो है वो 3d वाले से थोड़ा कम हो जाता है। अगर 4s का एनर्जी लेवल 3d वाले से कम है, दैट मीन्स अगर 3d वाले से कम है, दैट मीन्स क्या होता है, अभी हम क्या कर रहे थे कि पहले थर्ड शेल में फिलिंग कर रहे थे, उसके बाद फोर्थ शेल में फिलिंग कर रहे थे। अगर ऐसा है तो फिर अगर 4s का एनर्जी लेवल कम है तो दैट मीन्स 3d की फीलिंग होने से पहले 4s की फीलिंग होगी। तो इस तरह से अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें, फोर्थ शेल में जाएंगे, फिफ्थ शेल में जाएंगे, उनकी जब सब शेल्स की क्लासिफिकेशन होगी तो उनके एनर्जी लेवल्स भी आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो उसमें फिलिंग करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली कर पाते हैं। नहीं तो हम इतने सारे रूल्स इतने सारी चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे कि किसकी एनर्जी लेवल कम है और किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमें फॉलो करना पड़ता है, दैट इज ऑफ बोस प्रिंसिपल। ऑफ बोस प्रिंसिपल, सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो होता है ऑफ बो प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू ऑफ बो प्रिंसिपल हमें एक रूल दिया था ऑफ बो ने कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपने फिलिंग करनी होती है। सो अकॉर्डिंग टू ऑफ बो प्रिंसिपल सबसे पहले 1s में फिलिंग होती है, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में, देन 3p के बाद होती है 4s में, देन इसके बाद होती है 3d में, देन 4p में, 4p के बाद होती है 5s में, 5s के बाद होती है 4d में, 4d के बाद होती है 5p में, एंड 5p के बाद होती है 6s में। ऐसे ही अप टू सोन चलता जाता है, 6s के बाद 4f में होती है। तो अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो आप ये चीज़ देख सकते हो, यू कैन चेक हियर कि 3p के बाद आपका 3d आना चाहिए था, बट यहाँ पे 4s पहले आ रहा है 3d से पहले। 4p के बाद 4d आना चाहिए था, बट 5s पहले आ रहा है 4d से। 4f कितनी पीछे चला गया, 6s कितनी आगे आ गया। तो इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं। अगर ओरिजिनली सब शेल्स के एनर्जी लेवल देखें तो वो ऑफ बो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो बट इसको याद कैसे रखेंगे हमें ये कैसे याद रहेगा कि 4s को पहले लिखना है, 3d को बाद में लिखना है, यहाँ पे 5s को पहले लिखना है, 4d को बाद में लिखना है। तो इसके लिए उसने एक मेथड बताया था जिस मेथड को आप फॉलो करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे लाइक फॉर n इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास क्या होता है, ओनली 1s। फॉर n इज इक्वल्स टू 2 आपके पास क्या होता है, 2s एंड 2p, राइट। फॉर n इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास क्या होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। एंड फॉर n इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास 4s, 4p, 4d and 4f. For n is equals to 5 we have 5s, 5p,
5d एंड 5f। तो इस तरह से आपने टेबल बना लेना है, ये जैसे मैं बना रही हूँ, आपने भी साइड पे रफ में आपने इस तरह से टेबल बना लेना है। 6 के लिए हम लेंगे, अगर 6 शेल की बात करें तो उसके पास 6s होगा, 6p होगा, 6d होगा, 6f होगा, एंड सिमिलरली फॉर 7th शेल 7s होगा, 7p होगा, 7d होगा एंड 7f होगा। टोटल 7 शेल्स ही होते हैं बिकॉज वी हैव 7 पीरियड्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ बो प्रिंसिपल आपने यहाँ पे फिलिंग किस तरह से करनी है, लाइक एरो रूल। एरो रूल क्या आएंगे, डाउनवर्ड एरो। आपने कैसे एरो लेने हैं, डाउनवर्ड एरो। यू हैव टू टेक डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो कैसे, सबसे पहले आपको लेना है लाइक ऐसे 1s के लिए, देन ये हो गया हमारा एरो, देन ये हो गया हमारा एरो, देन लाइक दिस, then like this, then like this, then like this, then like this, then like this and then like this। देखिए अब ये क्या बन रहा है, अब ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट एरो बनाया उसके अंदर कौन सा आ रहा है, 1s, तो हमने पहले सबसे पहले 1s लेना है। सेकेंड एरो में ओनली आया 2s, थर्ड एरो में पहले आया 2p, देन आया 3s। एरो नीचे वाली साइड जा रहा है ना, हमने डायगनली डाउनवर्ड एरो बनाने हैं, डाउनवर्ड बनाने हैं, डायगनली डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर हम डायगनली डाउनवर्ड एरो बना रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा। देन 2p में आया है, 2p के बाद एरो किसके पास जा रहा है, 3s के पास, देन 3s लेना है। देन उसके बाद नेक्स्ट एरो कहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले 3d पे जा रहा है, 3p पे जा रहा है, सॉरी, नेक्स्ट एरो 3p पे जा रहा है, देन 4s पे जा रहा है, तो 3p में जाएगा, देन 4s में जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एरो 3d पे जा रहा है तो ये नेक्स्ट में 3d में फिलिंग होगी, और उसके बाद 4p पे जा रहा है एंड 5s पे जा रहा है तो फिर 4p में फिलिंग होगी एंड 5s में फिलिंग होगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एरो आप चेक कर सकते हैं 4d में जा रहा है, देन 5p में, देन 6x में, तो 4d 5p 6s। इस तरह से ये जो हमारा डायगनली डाउनवर्ड एरो रूल है इसको बोलते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को यूज करके आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर सकते हो इन सब शेल्स के अंदर। सो ये हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट रूल है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने का, राइट। सो नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट रूल जो है हमारा दैट विल बी, नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने जो नेक्स्ट रूल डिस्कस करना है वो कौन सा होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट रूल तो पता लग गया कि जो फिलिंग होगी हमारी ऑफ बो प्रिंसिपल के रूल से होगी। सो ऑफ बो को फॉलो करना पड़ेगा तभी हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये स्टेट करता है दैट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग ऑपोजिट स्पिन कैन फिट इन द ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या बताता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, लाइक हमने जैसे 1s का ऑर्बिटल बनाया था, ऐसे एक ब्लॉक बनाया था, ये हमारा एक ऑर्बिटल था, 2s का हमने एक ऑर्बिटल बनाया था, तो एक ऑर्बिटल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। सो वन ऑर्बिटल कैन हैव ओनली maximum of 2 electrons, maximum of 2 electron। तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, वो भी जो दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बोथ विल बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन, बोथ विल बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। दोनों के दोनों जो है वो ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। दोनों अगर ऑपोजिट स्पिन के होंगे दैट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करना चाहिए। तो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर आएंगे वो दोनों ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, और सेकेंडली एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। सो ये है हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमारा सेकेंड रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने का। थर्ड रूल अगर हम डिस्कस करें दैट इज हंट्स रूल। थर्ड रूल जो है हमारा वो है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स
rule of maximum multiplicity. maximum multiplicity. ठीक है, तो हमारा जो थर्ड रूल है दैट इज हंट्स रूल. तो हंट्स रूल क्या डिस्क्राइब करता है? इट स्टेट्स दैट every orbital in the given subshell is singly occupied by electrons before the second electron filled in the orbital. क्या कहता है ये? it states that every orbital in the given subshell, जितने भी सब ऑर्बिटल दे रखे हैं सबशेल में, लाइक अगर P के अंदर 3 सबशेल्स हैं, इज सिंगली ऑक्युपाइड. अगर वो 3 ऑर्बिटल्स हैं P सबशेल के, देन सबसे पहले उनको सिंगली ऑक्युपाइड होना पड़ेगा. इज सिंगली ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स before the second electron is filled in the orbital. So क्या कहना चाहता है हमारा हंट्स रूल? कि अगर हमारे सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं वो इक्वल एनर्जी के हैं, लाइक अगर हम P सबशेल की बात करें, हम अगर अपने P सबशेल की बात करते हैं, तो P सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक दिस. अगर इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन हमने डाला, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड में जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड में जाएगा. दैट मीन्स सबसे पहले वो सिंगली फिल्ड होंगे. जब तक वो तीनों के तीनों इक्वल एनर्जी वाले सिंगली फिल्ड नहीं होते, तब तक आप सेकंड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं डाल सकते. यहाँ पे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो इसी ब्लॉक में आएगा, नहीं तो वो पहले सिंगली फिल्ड ही होंगे. तो हंट्स रूल क्या कहता है? एवरी ऑर्बिटल जो है हमारे गिवन सबशेल में, सबसे पहले वो सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, उसके बाद ही हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल्ड होगा ऑर्बिटल के अंदर. ओके, सो ये हमारे 3 रूल हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए. कौन कौन से रूल किए हैं एक बार हम दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं. फर्स्ट रूल इज ऑफ-बो प्रिंसिपल. ये था हमारा ऑफ-बो प्रिंसिपल कि जो भी अभी हमने शेल्स के सबशेल्स डिफाइन किए हैं कि SPD में डिवाइड हो रहे हैं हमारे नंबर ऑफ शेल्स वाले, तो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल जो इनकी फिलिंग है वो इस हमारा जो हमें गिवन टेबल है इसके अकॉर्डिंग होगी, ना कि हम कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे. लाइक पहले 1s में, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में, देन 4s में, देन 3d में, देन 4p में, देन 5s में. इस तरह से जो हमारे को ये टेबल दिया गया है इसको फॉलो करके की जाएगी. सेकेंड जो रूल हमने किया है दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि एक अगर ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दोनों के दोनों जो है वो ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए. थर्ड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. थर्ड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने क्या बोला था? इट स्टेट दैट कि जो हमारे हर एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं सबसे पहले वो सिंगली ऑक्युपाइड होने चाहिए, देन उसके बाद आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को सेम ऑर्बिटल में फिल कर सकते हो. तो ये हमारे 3 रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे. तो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं गाइस, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है? सबसे पहला हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. सो दैट मीन्स हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? यस, स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. सबसे पहले हाइड्रोजन की हम लिखेंगे. हाइड्रोजन के लिए हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? दैट इज 1. दैट मीन्स इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन.
तो अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है तो 1 तो 1s में जाएगा, तो हम इसके ब्लॉक में लिखेंगे दिस इज 1s। तो 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसको लिखेंगे 1s1। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू 1s1, राइट। सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम। सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो फर्स्ट शेल में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s2 कि 1s जो ऑर्बिटल है इसके अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किया था तो हमने बोला था कि दोनों के दोनों जो है ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तो दैट मीन्स अगर आप एक को ऐसे अपवर्ड लिख रहे हो तो दूसरे को ऐसे डाउनवर्ड लिखोगे। तो जो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन दें तो इस तरह से होगी, और अगर नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो वो हमारी होगी 1s2। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हीलियम की। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं थर्ड कौन सा होता है हमारा, लिथियम। मैं सबकी ऐसे लाइन वाइज लिख देती हूँ, ठीक है। थर्ड एलिमेंट होता है लिथियम, फोर्थ होता है हमारा बेरिलियम, फिफ्थ होता है कार्बन, सिक्स्थ होता है नाइट्रोजन, फिफ्थ हमारा होता है बोरोन, राइट। फिफ्थ होता है बोरोन, सिक्स्थ होता है कार्बन, सेवेंथ होता है नाइट्रोजन, एट्थ होता है ऑक्सीजन, नाइन्थ होता है फ्लोरीन एंड 10th होता है नियोन। सबसे पहले मैं फर्स्ट 10 की बताती हूँ, फर्स्ट 2 की बता दी। अब थर्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राजा ध्यान से देखिएगा। थर्ड का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का 3। दैट मीन्स वी हैव टू फिल 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सबसे पहले जाएंगे 1s में, देन उसके बाद जाएंगे 2s में। तो 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये फिल हो जाएगा, इसको बोलेंगे 1s2। देन एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में जाएगा, 2s में, तो ये हो जाएगा 2s1। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है, दैट इज 1s2 2s1। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। अगर इसका 4 एटॉमिक नंबर है तो इसके फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, तो क्या लिखेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, तो ये हो जाएंगे 2s2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2, ठीक है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारी ये वाली है, ब्लॉक्स की फॉर्म में, ऑर्बिटल्स की फॉर्म में। और अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी ऑर्बिटल्स वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना गाइज, तो ये आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करती है तो किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो रखे हैं। ओके, तो गाइज अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो गाइज जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन्होंने हमारा चैनल डेली लर्न अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम आगे भी बहुत धमाकेदार वीडियोस देने वाले हैं, हम अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि अभी आप देखिए 10th to 11 मूविंग स्टूडेंट्स हैं, आपका 11th का अभी हमने बेसिक सिलेबस स्टार्ट किया है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको 12th में, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, नीट का हो गया, जेई का हो गया, आईआईटी का हो गया, तो आपके सब में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। तो इन वीडियोस को मतलब लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इन कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे तो आप फर्दर जो है इनको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स के बेस पे आपके फर्दर काफ़ी चैप्टर्स बिलोंग करते हैं, लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इनके फर्दर्स आपके डिटेल्ड चैप्टर्स हैं, तो उनके लिए आपको बेसिक्स ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, सिमिलरली हम बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। तो बोरोन के फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, देन 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो किस में जाएगा, पी वाले में। सो फिर पी वाले का बना लेते हैं। ये है हमारा 1s, ये है हमारा 1s जिसमें 2 चले गए, ये है हमारा 2s जिसमें 2 चले गए। अब जो 1 बचा है वो p में जाएगा तो बनेगा 2p1, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2 2s2 2p1, राइट। देन हम लेते हैं कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s2, देन 2 इलेक्ट्रॉन सबसे अगेन में 2s2, देन
2p2, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे जाएंगे? अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ने क्या बोला था कि सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होना चाहिए। सिंगली फिल्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और 1 इसमें जाएगा। ये नहीं गलती करनी कि पहले वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए। तो इसको हम दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पे। वेट अ मिनट, ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया ना। वेट अ मिनट, इसको इरेज कर देते हैं हम। सो अगर हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वी विल राइट इट अगेन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा? 2p2। तो 2p2 अगर आप लिखेंगे तो वो कैसे बनेगा हमारा? p के आप ऑर्बिटल्स बनाएंगे, p के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, तो ये बन जाएगा 2p2। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो फर्दर हम लिखते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 7। तो अगर इसका 7 नंबर है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। तो सिमिलरली आप ऑर्बिटल में फिल कर सकते हो। तो क्या बनेगा इसका? 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। 2 इसमें चले गए, 2s में चले गए 4, तो कितने बचे? 3, तो वो 3 में जाएंगे। तो जो इसका 2p वाला बनेगा वो किस तरह से बनेगा? दैट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगेन क्योंकि अब हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यूज करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल क्या होता है, हमें पहले सब में सिंगली फिल्ड डालने पड़ेंगे। तो तीनों में हमारे सिंगली फिल्ड जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे जो 2p4 आया है वो कैसे बनेगा? जो बाहर वाला 2p है, जो बाहर वाला 2p है उसमें पता लग जाएगा हमारा 1 इसमें आया, 1 इसमें आया, 1 इसमें आया, और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा से फिलिंग करेगा बाय हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ने ये बोला था पहले तीनों ऑर्बिटल जो है वो सिंगली फिल्ड होना चाहिए। एक बार अगर वो सिंगली फिल्ड हो गए देन आप फर्दर जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसमें डाल सकते हो। तो सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F की लिखे तो बनेगी 1s2 2s2 2p5। अब इसके p वाले में कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर नियॉन की लिखेंगे तो क्या बनेगी? 1s2 2s2 एंड 2p6। इसके p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। अब इसके 6 हैं, दैट मीन्स इसमें कितने हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पूरा का पूरा जो ऑर्बिटल है वो हमारा क्या हो गया? फुली फिल्ड हो गया। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। तो आपका काम है अब फर्दर कि आप सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम से कम 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे खुद से। कुछ रैंडमली एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करवा देती हूँ, ठीक है। तो बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से लिख सकते हो। कोई भी एलिमेंट उठाया, उसका आपने एटॉमिक नंबर देखा, उसके अकॉर्डिंग आपने 3 रूल यूज़ करने हैं, ऑफ-बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन तीनों रूल्स को यूज़ करके आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। तो फर्दर मैं आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा देती हूँ, जिससे आपको मतलब रैंडमली मैं करवा देती हूँ, बाकी आपने बीच में से कोई भी इलेक्ट्रॉन की कर सकते हो। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हो जाएगी आपके पास कि आपको सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जब तक आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ रैंडम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट ले लेते हैं, लाइक यू कैन से एल्यूमिनियम, ठीक है। हम एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें सो एल्यूमिनियम का सबसे पहले अगर आपको रैंडमली पूछा है कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए।
क्या एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का? 13। अगर इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है दैट मीन्स यू हैव टू फिल 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या लिखें? बाय अकॉर्डिंग टू ऑल द थ्री प्रिंसिपल्स। सबसे पहले क्या आएगा? 1s2, देन आएगा 2s2, देन आएगा 2p6, देन आएगा 3s2, देन उसके बाद आएगा हमारा 3s2 के बाद कितने हो गए? 10, 12 एंड 3p1। ठीक है, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने हैं। तो पहले 1 में जाएंगे, देन 2s में जाएंगे, देन 2p में जाएंगे, देन 3s में, देन 3p में, बाय ऑफबो प्रिंसिपल। सो ये हमारा ऑफबो प्रिंसिपल था ना, इसके अकॉर्डिंग हमने फिलिंग की और हमारे को 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। अगर 13 फिल करने थे तो हमने 2s 1s में किए, 2s में किए, 6 2p में किए, देन 3 2s में किए एंड 1 जो है वो 3p में किया। तो इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। किसी और की लिख के देखते हैं। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। अगर सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 16। अगर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, राइट? कितने हो गए? ज़्यादा हो गए ना। 10 हो गए, 10 to 12 हो गए। 12 के बाद कितने बचे हमारे पास? 4। तो P के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3p4। तो इस तरह से जस्ट आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो आप उस एटॉमिक नंबर की हेल्प से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस कर लेते हैं। हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और वो क्यों होती है ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस कौन सा होता है? सबसे पहले तो 2 केसेस करते हैं हम। अगर हम अपने 1 to 30 एलिमेंट लें तो अपने 1 to 30 एलिमेंट में से एक्सेप्शनल केस होता है एक तो 24 का। 24 पे कौन सा नंबर होता है हमारा? क्रोमियम। atomic number 24 and atomic number 29. These are the 2 exceptional cases. Atomic number 24, that is chromium, and atomic number 29, that is copper. तो इन दोनों का एक्सेप्शनल केस होता है। हाउ? इसके बारे में देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार इसकी लिखते हैं कि क्या होनी चाहिए थी। तो अगर हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होएगा? 1s2, देन होगा 2s2, देन होगा 2p6, देन होगा 3s2, देन होगा 3p6, देन होगा 4s2 एंड देन होगा इसका 3d4। अकॉर्डिंग टू ऑफबो, तीनों जितने भी प्रिंसिपल हमने किए हैं, ऑफबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए ये। बट दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? जब हम फिलिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब डी वाला है, डी का अगर हम ऑर्बिटल बनाएं तो इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो इन 5 ऑर्बिटल्स में 4 फिलिंग हो रखी है। अगर हमें इसको स्टेबल बनाना है, या तो ये फुली फिल्ड होना चाहिए या तो ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होना चाहिए। अगर इसको कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होना है, तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है कि जो अपने पीछे वाले के पास इलेक्ट्रॉन है, लाइक 4s के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है? आगे वाली तो सेम रहती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसकी बन जाती है 4s1, 3d5। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। हम यहाँ पे वो रीज़न नहीं दे सकते कि क्यों। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाफ फिल्ड हो जाता है और उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सिमिलरली होता है कॉपर के केस में। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। सिमिलरली 3d के पास यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है। d को अपना कम्प्लीटली फिल्ड होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। एक कम होता है तो वो एक पहले वाले से ले लेता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है हमारी? दैट इज 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। तो इसकी जो क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाती है, यहाँ पे पीछे चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है 4s1 एंड 3d10। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होने चाहिए कि हाँ ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल केसेस हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो सब में हमारे 3 रूल्स यूज़ होते हैं, जो कि होता है सबसे पहले ऑफ वो प्रिंसिपल, ये हम डायगनली डाउनवर्ड एरो लेके जो करते हैं, इस अकॉर्डिंग हमारे सब शेल्स के अंदर फिलिंग होती है। सेकंड हमारा होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लाइक हमें कहना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों के दोनों ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। और थर्ड हमारा होता है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दैट मीन्स कि अगर इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं या फिर एक शेल का जो भी ऑर्बिटल है वो सबसे पहले सिंगली फिल्ड होना चाहिए, उसके बाद हम उसको पेयरिंग कर सकते हैं। तो इन तीनों को सॉल्व करके आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स की थी, कुछ रैंडम इलेक्ट्रॉन्स की और देन हमने कुछ एक्सेप्शनल केस किए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बाकी गाइज इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आप इनके एटॉमिक नंबर को हेल्प करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर करिएगा, और जिसको कोई भी दिक्कत आती है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, आई विल आंसर इट। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे अपने क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो आज की वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल हमारे डेली लर्न लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ओके, बाय बाय, बने रहिए हमारे चैनल डेली लर्न के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।